नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर की सबसे बड़ी खबर बिहार से है। वैसे तो पूरे देश से बड़ी खबर है, क्योंकि इस देश के 25 करोड़ कर्मचारी मोदी के खिलाफ, मोदी की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। काम बंद है, भारत बंद है। लेकिन उसके साथ साथ समानांतर बिहार उस भारत बंद का तो हिस्सा है ही, लेकिन एसआईआर और चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ बिहार बंद है। बिहार में चक्का जाम है। सुबह 7 बजे से ट्रेनें रोकी जाने लगी हैं, सड़क जाम कर दी गई, सड़कें रोक दी गई। गांधी सेतु पर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच गए, वहां पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। राहुल गांधी को पहुंचना था। राहुल गांधी 7:30 बजे के आसपास दिल्ली से अपने आवास से एयरपोर्ट गए, वहां से पटना पहुंचे। और इस वक्त करीब करीब 3.5 सवा 3 किलोमीटर का है इनकम टैक्स गोलंबर, जो गोलंबर वहां चौराहे कहते हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से लेके चुनाव आयोग तक भाजपा के दफ्तर, जेडीयू के दफ्तर होते हुए चुनाव आयोग, साथ में है तेजस्वी यादव, साथ में है वामपंथी दलों के बड़े नेता, सब साथ में हैं। और इस पूरे जो पूरा मार्च है, इस मार्च के दरमियान पटना की सड़कों में राहुल के पीछे एक बड़ा जनसैलाब नजर आ रहा है, बड़ा जनसैलाब है। और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की जो तस्वीरें हमने देखी, वो तस्वीरें बताती हैं कि चुनाव आयोग के पसीने छूटे हुए हैं। हालांकि उनको ये पूरा यकीन है कि उनके पीछे जो ताकत है वो इन लोकतांत्रिक ताकतों से बड़ी ताकत है। वो ताकत दबा देगी लोकतंत्र की आवाज को, संविधान बचाने की आवाज को। ये चुनाव आयोग को, मुझे लगता है, पूरा यकीन होगा। लेकिन फिलहाल पटना की सड़कों पर मोदी और नीतीश के लोग छिपे नजर आ रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में नौजवान से लेकर के 80 साल का बुजुर्ग तक भैंस लेकर के सड़कों पर खड़े हो गए हैं। भैंस लेकर उतर आए हैं कि जैसे हम भैंसों को बचाते हैं अपने, वैसे ही संविधान को बचाएंगे। भाऊ को लाइए चर्चा में हम खबरें और विजुअल्स दिखाना शुरू करें। स्वागत है भाऊ आपका। पहले फटाफट, क्योंकि सबको अपडेट्स देखना है, विजुअल्स देखने हैं, तो वो दिखा देते हैं भाऊ। ये लाइए सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे, तो जो जीप पर सवार होकर के जो सबसे पहला जो गाड़ी बनी थी उस पर सवार हुए, तो उसकी तस्वीर है। इसमें तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, वामपंथी दलों के नेता हैं। वहां पर जो जो लोग मौजूद हैं, मैं अपडेट बता देता हूं। ये विजुअल आप देख सकते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी, इसके अलावा वाम दल, वीआईपी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव के कार्यकर्ता तो सुबह सबसे पहले एक्टिव हुए। सबसे पहले ये देखिए, आपको जो है दीपांकर नजर आ रहे हैं राहुल के बगल में, एक तरफ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद ये विजुअल आप पूरा चल जाने दीजिए, विजुअल चलाते रहिए। इस विजुअल के बाद कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो सड़कों के, और उसके बाद वो जो ये आपको भीड़ अभी दिखेगी, जो जनता की भीड़। देखिए, नेता पहुंचे बहुत बड़ी बात नहीं। ये देखिए, ये फ्रेम जो है फोटोग्राफ्स, जिसमें क्लियर है दीपांकर, तेजस्वी और बीच में राहुल गांधी। ये फोटोग्राफ्स हैं। ये फोटोग्राफ कहा जा सकता है कि भाई एडिट हो, इतना पुराने कहीं से कांग्रेसी झंडे लगा दिया गया हो। कुछ लोग कहते हैं हमें ना कि कांग्रेस का आप लोग एजेंट हो। अब हालांकि कांग्रेस का मुकदमा भी झेल रहे हैं भाव तेलंगाना में। लेकिन ये हम विजुअल्स दिखाते चलते हैं साथ साथ में। अब विजुअल पे आ जाइए, जरा विजुअल दिखा दीजिए। फोटोग्राफ्स तो हो गई, विजुअल्स दिखाइए। जो वहां की सड़कों के विजुअल हैं वो दिखाइए, जिसमें जनसैलाब है, पूरा हुजूम है। ये देखिए, ये विजुअल देखिए। इन विजुअल्स पे अब डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए, इसमें आज ही के हैं। सबके हाथ में वोटबंदी वाला जो है, नोटबंदी के बाद जो वोटबंदी है, वोटबंदी रोकने के लिए जो मैदान में उतरे हैं, वो सब कुछ है। और पप्पू यादव, बिहार की एक अलग ही क्रांति पप्पू यादव है। कहीं पर भी वो बाढ़ हो, आपदा हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, पप्पू यादव के बगैर अधूरा है। सुनिए। हम बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे, हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? हैं? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है?
अब हमको बताइए, पूरी तरीके से सब ट्रेनें वगैरह सब रोक दी हैं। इसके बाद इसके बाद लाइए इसके बाद विजुअल्स लाइए। ये देखिए, ये ट्रेन, ये सुबह-सुबह शायद ये वाली तस्वीर, क्योंकि कई जगहों से तस्वीरें आई हैं, लोकेशन नहीं लग पाया है, वक़्त कम है, तो शायद ये जहानाबाद की तस्वीर होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सबसे पहले जहानाबाद में रोकी गई ट्रेनें, या हो सकता है पटना जंक्शन का हो। तो अगली अगली लाइए, हाँ, ये ट्रेन दिखाइए, इसके बाद आगे आगे दिखाते जाइए, विजुअल्स दिखाइए, तब हम आगे चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा में भी विजुअल साथ-साथ चलते रहेंगे। दरभंगा, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोक दिया गया, प्रदर्शनकारी रेल की पटरी पर बैठ गए। इसके बाद ये एक अगर वो मैप हो, वो हालांकि मैप आज तक चैनल का है, लेकिन अगर वो मैप अगर 10-5 सेकंड के लिए दिखा दें उन्हीं के सौजन्य से, कुछ अच्छा काम भी उनके सौजन्य से हो जाए, तो वो मैप हम दिखा दें कि किस रूट से राहुल को गुजरना है। वो रूट जरा अगर रेडी होगा तो दिखा दीजिएगा बीच में। मैं उसके साथ बता दूं, पटना, जहानाबाद, दरभंगा, इन सारी जगहों पर ट्रेनें रोकी गई हैं। और बिहार में सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन जो है, सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पे, वहां पर भी रोक दिया गया है। मनेर में नेशनल हाईवे 30 बंद कर दिया गया है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब बाकी सब छिपे हैं तो डिप्टी सीएम माइक पर बोल रहे हैं, माइक कैमरा पहुंच जाता है तो बोले बिना कहा मानेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए कितना दुखद है, इसी पर भाव का रिएक्शन लेंगे क्योंकि ये खबर बतानी जरूरी है। डिप्टी सीएम है बिहार के, कहा इन्होंने, देखिए कितना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव आयोग अगर जागरूकता फैलाना चाहता है तो ये कौन सा गलत है, कौन सा गलत है चुनाव आयोग जागरूकता? ये कोई जाति या पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। चुनाव आयोग का देखिए कितना बखान कर रहे हैं, बाहर लोग गलत वोटिंग न कर पाए, इस पर इन्हें क्या आपत्ति है। खैर, हाजीपुर, पूर्णिया, इन शहरों में भी बंद है। हाजीपुर, पूर्णिया जो है, ये सामने आपके ये आ गया है, देखिए जो रूट है, ये आयकर गोलंबर, इनकम टैक्स गोलंबर जिसको बोलते हैं, वहां से बीजेपी दफ्तर, आरजेडी दफ्तर, फिर जेडीयू दफ्तर, फिर एजी दफ्तर, चाणक्य होटल, विधानसभा भवन, और फिर चुनाव आयोग का दफ्तर है। ये 3.2 किलोमीटर में, 3.25 किलोमीटर के आसपास बता रहा था आपको, 3.2 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रूट है। हटा दीजिए इसको हटा दीजिए, और बाकी आप साथ साथ चलाते रहिएगा। विजुअल्स अपडेट जो आएंगे वो भी आप तक पहुंचेंगे कंट्रोल रूम। मैं सीधा चल रहा हूँ भाऊ के पास। भाऊ, ये देखिए, ये दृश्य देखिए, ये दृश्य बिहार, ठेठ बिहार इसमें नजर आता है। ठेठ बिहार, जहां भैंस लेकर के पहुंच गए हैं दादा, और ये देखिए पगड़ी कस के भैंस लेके पहुंच गए हैं 75-80 साल की उम्र में। अब इन लोगों को विजय सिन्हा क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, सवाल यही है। हटा दीजिए इस विजुअल को, हटा दीजिए, इसमें थोड़े आग वगैरह भी दिख रही है। विजय विजय सिन्हा सिन्हा का क्यों नहीं मुझे समझ पा लगता रहे हैं, है भैंस पालने की बुद्धि नहीं है, इसका मतलब। विजय सिन्हा ने आजकल गाय का गोबर अपने दिमाग में भर लिया है शायद, क्योंकि गाय की माता की पूजा करके निकलते होंगे घर से। उनको ये समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग जन जागरण का काम कैसा करता है और वोटबंदी किसको कहते हैं। चुनाव आयोग ने जो शुरू किया बिहार में, वो वहां के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने के लिए किया गया है। चुनाव आयोग झूठ आंकड़े परोसते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि हमारा करीब करीब 36% लोगों ने, 8 करोड़ 80 लाख के आसपास की जो मतदाता है, उनमें से 36% लोगों ने, 36% लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। यही एक अपने आप में आंकड़ा गलत है, क्योंकि कोई जितने आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, मैं कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़े हैं, चाहे स्कूल के ड्रॉप आउट के आंकड़े हो, पासपोर्ट के आंकड़े हो, चाहे लैंड होल्डिंग के आंकड़े हो, चाहे घर आवंटन के आंकड़े हो, चाहे सरकारी नौकरी के आंकड़े हो, ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि इतनी आबादी के पास तो वो 11 सर्टिफिकेट है ही नहीं जिनके प्रतिशत में ये बोल रहे हैं कि फॉर्म जमा किए। ये 7 तारीख तक का आंकड़ा बोल रहे हैं, और मुझे लगता है उसी दिन एक विज्ञापन जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि इस सर्टिफिकेट के बगैर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको यदि भरना हो तो।
बाद में चुनाव आयोग ने उसमें भी यू टर्न लिया, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा करना ये चुनाव आयोग का लगातार ये है। सवाल है कि मतदान के प्रति जागरूक करना, इसके लिए आपको फॉर्म भरवाना नहीं होता, इसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथ तक मतदाता पहुंचे। वो सुगमता से कैसे पहुंचे, उसके घर में पहचान पत्र कैसा पहुंचे, उसके यदि दुर्गम क्षेत्र में है तो वो पोलिंग बूथ वहां कैसा जाए, यदि कोई बीमार हो, कोई विकलांग है, कोई वृद्धावस्था में है तो उसका मतदान कैसा हो। ये चुनाव आयोग का जन जागरण का काम होता है। चुनाव आयोग का जन जागरण का काम आपकी नागरिकता तय करना नहीं होता। चुनाव आयोग का जन जागरण का काम ये तय नहीं होता कि वो तय करे कि यदि आपके पास 11 सर्टिफिकेट में से कोई नहीं हो तो आप बिहार के मतदाता नहीं हो। ये कौन सा तुगलकी कानून है? और उन 12 सर्टिफिकेटों में क्यों नहीं आधार कार्ड, क्यों नहीं जॉब मनरेगा का जॉब कार्ड, क्यों नहीं राशन कार्ड? यदि राशन कार्ड, जॉब कार्ड और मनरेगा ये बिहार के मतदाताओं को बिहार का मतदाता साबित नहीं करता तो फिर सरकार किसको अनाज दे रही है? सरकार किस आधार कार्ड के भरोसे केवाईसी कर रही है बैंक में? सर, जो बैंक ट्रांसफर पैसा हो रहा है वो किन गलत लोगों के लिए हो रहा है? बिहार के लिए लोगों के हो रहा है, बाहर के लोगों के लिए हो रहा है? फिर क्यों चुनाव आयोग ने 1921 में ही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड करके आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की बात की थी? जब चुनाव आयोग आधार कार्ड की अहमियत देता है तो इन 11 चीजों में आधार कार्ड क्यों नहीं? क्योंकि ये नोटबंदी जैसी वोटबंदी है। यहाँ तो भारी तादाद में मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा। और मैं कह रहा हूं आशीष जी, जब लिस्ट आएगी तब इस बात को आप याद करोगे। उस लिस्ट में विपक्ष के जो मतदाता है, जो बाय एंड लार्ज इतना तो पहचान हो ही जाती है, वो सारे उसमें से गायब होंगे। ऐसे हरियाणा के लोग आपको वहां मिलेंगे बिहार में जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए होंगे शायद, जैसे बंगाल में ममता दीदी ने पकड़ा। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और जब सर्वोच्च न्यायालय में भी एक केस चल रहा है, ऐसे में जनता के बीच में उतर के सवाल जन जागरण का नहीं है। उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये मामला चुनाव आयोग जो कर रहा है वो जन जागरण का काम नहीं कर रहा है। जन जागरण का काम तो आज विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष बता रहा है कि चुनाव आयोग कैसा उनके साथ खेल खेल रहा है, चुनाव आयोग मतदाताओं को कैसा वंचित कर रहा है। कल चुनाव आयोग में आयुक्त की नियुक्ति पे एक बता दिया जाए कि आपके परदादा पगड़ी पहनते हो कि नहीं पहनते हो, ये लेके आइए। यदि वो टोपी पहनते तो आप चुनाव आयुक्त नहीं बन सकते, और पगड़ी पहनते होंगे तो बना सकते। पगड़ी कौन सी कलर की पहनते थे और कौन से टाइप की पहनते थे? राजस्थानी पहनते थे कि उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की पहनते थे? यदि ये फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे तो कोई चुनाव आयुक्त बन पाएगा क्या? ये मैं कह रहा हूं, एक खबर मैं आपको बताता हूं। ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता से ही जुड़ी खबर है। ज्ञानेश गुप्ता के भी अगर बाबक जन्म प्रमाण पत्र जन्म मांग लिया जाए ना, पत्री, तो यही विदेशी नागरिक हो जाएंगे। देश से बाहर निकालना ही सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और इनके ऐसे लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप चाहिए था कि वास्तव निकाल करके जहाज में बैठा के ना बाहर कर देता इनको। लेकिन मैं देखिए खबर, देश की मीडिया का सच भी लाना जरूरी है। दिखा रहा चित्रांश, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों को निकाला उनके देशों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये जिनका नाम आप ले रहे हो, ज्ञानेश कुमार जी को, विश्व में कोई आदमी ऐसे लोगों को, ऐसे विचारधारा वाले को कोई अपने जगह देश में जगह नहीं देगा। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो उनको झेल रही है और अकोमोडेट कर रही है। नहीं, मैं एक खबर बताऊं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देश को कैसे गुमराह, आप 3 दिन पहले याद होगा हमने शो किया था, उसमें एक बात आई थी और आपने उस पर बोला भी था कि ये जो व्हाट्सएप जाते हैं चुनाव आयोग से खबर प्लांट करवाने के लिए। अब देखिए खबर कैसे, हालांकि आपके उनसे बड़े पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन संबंध अलग है। देश के लोकतंत्र और संविधान को कोई खा जाए तो संबंध को किनारे रख देंगे। रजत शर्मा की बात कर रहा हूँ, रजत शर्मा, माननीय रजत शर्मा की इंडिया टीवी। देखिए क्या चल रहा है समानांतर। जब वो चल रहा है तो समानांतर क्या चल रहा है, बिहार में कब तक पूरा होगा वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण, कितना काम हुआ, कितने कर्मचारी काम में जुटे, यहां जानिए। अब मैं खबर बता देता हूं साथ साथ, अगर विजुअल चला पाए तो उधर का चला भी दें आप साइड में।
8 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे एसआईआर की प्रगति को देखते हुए ये प्रबल संभावना है कि गणना प्रपत्र एकत्र करने की प्रक्रिया अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 से पहले पूरी हो जाएगी। पूरी खबर आप सुनेंगे तो ये लगेगा कि 25 जुलाई तक यूपी भी करवा लेते, कहें बिहार पे रुके, टाइम इतना है अपने पास। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 3 करोड़, आप जो आंकड़ा भी बताए थे ना बाबू, इसीलिए मिलाया, कितना तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। 3,70,77,077 गणना प्रपत्र यानी कुल जो 7,90,00,000 मतदाता हैं उनके मुकाबले 47% फॉर्म इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब आधे आ गए। 46.95 47% फॉर्म आ गए हैं शाम 6 बजे तक। यह प्रगति एसआईआर आदेश जारी होने के मात्र 14 दिनों के भीतर हुई। 14 दिनों के भीतर 47% आ गए। पिछले 2 सप्ताहों में 7,90,00,000 प्रपत्र छापे गए और उनमें से 97% से अधिक बांटे गए। इसके अलावा 18.16% फॉर्म ईसीआई नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में संभावित मतदाता गणना प्रपत्र के साथ अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज भी जमा कर रहे हैं, जैसा कि एसआईआर में उल्लिखित है। अब लक्ष्य शेष आधे गणना प्रपत्र और पात्रता एकत्र करने का है, जिसके लिए अभी 17 दिन शेष हैं। 14 दिन हो गया, 17 दिन बहुत है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब करवा लो। बीते 24 घंटों में 82,78,617 फॉर्म इकट्ठा किए गए, जो एक ही दिन में करीब 11% प्रगति को दर्शाता है, 10.5%। यदि यह गति बनी रही तो ये कार्य निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा किया जा सकता है। 10%, 11% एक दिन में तो 9 ही दिन का काम है। हम लोग तो फालतू में इतना हल्ला कर किए। कितने कर्मचारी जुटे वो भी सुनिए। कुल 97,000, 20,000 नए बीएलओ हैं, 77 पुराने, 97,000 हैं। लेकिन इनके अलावा 4 लाख स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से काम चल रहा है। 4 लाख स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। आप नहीं उठे बाबू। 1 लाख से 4 लाख हो गए। हाँ, 4 लाख स्वयंसेवक। 4 चुनाव लाख आयोग 1 लाख कह रहे थे, ये 4 लाख कह रहे हैं। तो ये 4 लाख किसके कॉल पे आ गए? किस विज्ञापन ने 4 लाख को बुलाया? किस घोषणा ने 4 लाख को बुलाया? इन 4 लाख स्वयंसेवक का रजिस्ट्रेशन क्या है? इन 4 लाख स्वयंसेवक के पास भी वो 11 चीजें है क्या जो चुनाव आयोग मांग रहा है? सवाल वो है। आंकड़े मुंह से परोसने हैं तो आपने तो मतलब इंडिया टीवी की जो लॉयल्टी है मोदी जी के प्रति, उस हिसाब से उन्होंने थोड़ा काम गलत किया, बहुत गलत किया। उनको तो ये 96% काम पूरा हो गया ये बताना चाहिए था आज। 15 दिन में 92% पूरा हो गया। और जब तक ये आज बंद पूरा चलेगा बिहार में, पूरा बिहार बंद होते होते भी बाकी बचा हुआ काम पूरा हो गया। आज ही 9 तारीख के दिन 100% लोगों ने, 7 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा किए। खत्म करो बवाल। ये खत्म करो ना बवाल। यार झूठ परोसना है तो उसमें भी क्या मतलब, एक आदमी कंजूस था, उसको सपना पड़ता है आशीष, लॉटरी लग गई। तो बोले मुझे सपने में लॉटरी लग गई। बोले कितने की? बोले 10 रुपए की। एक आदमी एक रेपटा देता उसको। बोले अरे कंजूस, सपने में तो कम से कम 2-12 करोड़ की, 10-12 करोड़ की लॉटरी लगवा लेता। वहां पे भी कंजूसी। रजत शर्मा जी को, अरे आप रजत शर्मा जी के बड़े ऊपर बड़े एहसान है भाई मोदी जी के, बहुत एहसान है। ये चैनल चला है मोदी जी की वजह से, चला है, तो कमाया है। ऐसे में आपने इतनी कंजूसी क्यों की? इसको तो 100% बोलना चाहिए था। जब आपने 4 गुना बढ़ाई दिए, जब स्वयंसेवक चुनाव आयोग 1 लाख कहते हैं और तुमने 4 लाख कर दिए, 3 मतलब 4 गुना बढ़ा दिए, 300% मोर। तो चुनाव आयोग ने 36% बोला तो आप भी 300% उसमें भी बढ़ोतरी कर देते, 36 के जगह 100% कर देते। अच्छा, तो आज ये बंद भी फ्लॉप हो जाता। हाँ। या मैं अभी मुझे इस बात की भी शंका है कि बंद के दूसरे दिन इंडिया टीवी ये दे देगा कि
बंद पूर्ण रूप से फ्लॉप, चुनाव आयोग का काम जारी, बंद के दिन बाकी बचे हुए 50% फॉर्म जमा हुए, हो गए। बिहार का सर्वे पूरा हुआ। मतलब भारत में तो गजब हो रहा है, दुनिया पता नहीं देख रही है कि नहीं देख रही, लेकिन गजब हो रहा है। लेकिन एक डिमांड, कल आपने कार्यक्रम भी किया, योगेंद्र यादव और रवीश कुमार ने बड़ा वैलिड पॉइंट रखा था कि भाई सार्वजनिक कर दीजिए आप जो हो रहे हैं। अब 47% आए हैं लेकिन 18% अपलोड है। मैं उनसे थोड़ा आसान एक डिमांड रखता हूँ, उनसे आसान। अब आप जायज है कि नाजायज है मेरी डिमांड, ये आप बताइएगा। उनसे बहुत आसान है। वो कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं का नाम सार्वजनिक कर दो, पब्लिक कर दो, वेबसाइट पे डाल दो डॉक्यूमेंट के साथ उनका। मैं कह रहा हूँ 4 लाख वॉलेंटियर का खाली डाल दो, इससे आसान चीज। जो 4 लाख वॉलेंटियर तैयार कर रहे हैं मतदाता सूची, उनको सार्वजनिक कर दो खाली। देखिए ये 4 लाख वॉलेंटियर, ये तो भाई बताना जायज है। देखिए एक बात देखिए, जब ये आप ज्ञानेश कुमार से पूछेंगे तो वही कहेंगे कि आप रजत शर्मा को मांगिए, उन्हें 4 लाख कहा। और जब रजत शर्मा को मांगने जाएंगे तो वो बोलेंगे हम राष्ट्रद्रोही और देशद्रोहियों से का बात नहीं करते, जो चीन और पाकिस्तान से पैसा लेते हैं उनसे हम बात नहीं करते, जो देश के खिलाफ बोलते, जिसको तोड़ने का काम करते उनके खिलाफ हम बात नहीं करते, जो संविधान के खिलाफ बात करते उनसे हम बात नहीं करते। क्योंकि देश प्रेम का ठेका, संविधान का ठेका सिर्फ एक ही चैनल ने लेके रखा है, नाम रजत शर्मा है। अब उनसे बात करने के लिए फिर चले हम कटोरा लेकर के अमित शाह और मोदी के सामने खड़े हों। मैंने वही तो कहा आपको। सवाल ये है, और ये आपने कहा कि मेरे अच्छे संबंध है, मैं उस संयोग से उसी संस्थान का प्रोडक्ट हूँ। फ्री प्रेस जर्नल अपने आप में, फ्री प्रेस ग्रुप अपने आप में, अभी आशीष जी, ये यूनिवर्सिटी है पत्रकारों की। बड़े बड़े पत्रकार दिए इस देश को उन्होंने। मैं तो सबसे जूनियर हूं, मैं तो बहुत ही छोटा हूं, मैं तो अपने आप को पत्रकार मानता ही नहीं। उसमें रजत शर्मा भी थे। फ्री प्रेस का एक मैगजीन आता था, ऑन लुकर, रजत जी उसके संपादक थे। क्योंकि फ्री प्रेस की संपादक ग्रुप एडिटर वीरेंद्र कपूर थे। लेकिन इस पे तो जब ये ये सब बात संघ से, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, फिर मैं बहुत दुखते हुए उस पे हाथ मैंने रखूंगा। क्या कहा, मैंने क्या कहा, आप सोचिए, उसी फ्री प्रेस से, उसी फ्री हाँ, प्रेस से अशोक वानखेड़े आए, आज भी नहीं किराए घर में रहते हैं। और मैंने उसी वो फ्री वो सवाल उसी देखिए आशीष जी, मैं 5,000 देखिए, 10,000 करोड़ जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो सरकार विरुद्ध, सरकार को सवाल पूछने वाले पत्रकार या सरकार को उनके दायित्व का याद दिलाने वाली पत्रकार या जनता को, जनता की वेदनाओं को शब्द देने वाले पत्रकार, ये सभी हुआ करते थे, वीरेंद्र कपूर से लेके ये। लेकिन सत्ता बदलने के बाद पता पड़ा कि ये जनता के वेदनाओं को शब्द नहीं दे रहे थे, ये बीजेपी की भाषा बोल रहे थे, ये विपक्ष की भाषा बोल रहे थे। पत्रकार हमेशा विपक्ष का साथी होता है, लेकिन जैसा ही सत्ता में भाजपा आ गई, ये सत्ताधीश हो गए, ये सत्ता के पक्ष में चले गए। तब पता पड़ा कि ये पत्रकार तो थे ही नहीं। हम तो इनको पत्रकार मानते थे, क्योंकि तब यूपीए के खिलाफ लड़ते थे, तब हम भी साथ देते थे यूपीए के खिलाफ। आज हम बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की, कल यूपीए की सरकार आएगी तो फिर हम फ्रंट खोलेंगे। हमें कोई इससे थोड़ी है। हम जानते हैं कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उसको कितना कटघरे में हमने खड़ा कर दिया। मुझ पे तो ये बहुत सारे लोग इस बात के नाराज थे कि मैंने कहा था कि कलानगर का शेर बिल्ली बन के कैसा सिल्वर ओक चला गया। कलानगर ये बाला साहब ठाकरे का रेसिडेंट है, सिल्वर ओक ये शरद पवार का रेसिडेंस है। खूब हंगामा हो गया टेलीविजन पे, आपने बिल्ली कैसा बोल दिया। मैंने बोला ये कलानगर का शेर सिल्वर ओक में बिल्ली बन के कैसा गया, क्यों नतमस्तक हुआ। सवाल तो तब भी पूछे गए थे, लेकिन वो सवाल लोगों को याद नहीं रहते। मैं कई बीजेपी के ऐसे मेरे स्पोक्स पर्सन मित्र है, जब जो जोर जोर से कहा करते थे टेलीविजन चैनल पे, देखिए सबसे ईमानदार पत्रकार अशोक वानखेड़े क्या कह रहा है, देखिए न्यूट्रल पत्रकार है अशोक जी के सवाल को जवाब दीजिए। आज वही कहते हैं कि ये कांग्रेसी हो गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि रजत शर्मा तो यही करेंगे,
क्योंकि रजत शर्मा पत्रकारिता में पत्रकारिता करने नहीं आए हैं। बहुत सारा लॉट है ऐसा कि जो पत्रकारिता एक मिशन के तहत आए। बीजेपी को सत्ता में लाना उनका एक मिशन था, वो उन्होंने पूरा किया। अब सत्ता का मक्खन खाना ये उनका दूसरा मिशन है, वो पूरा कर रहे हैं। तीसरा मिशन जो है वो ये है कि अभी पद्मश्री वगैरह तो मिल गई, अब राज्यसभा मिलना बाकी है। अरे हम तो कह रहे हैं भाऊ, मैं आज एक बात कहने वाला था अलग कार्यक्रम में, लेकिन बोल देता हूँ। मोदी जी 5 देश की यात्रा में गए, 3 जगह पे ले चुके हैं सम्मान, चौथी जगह भी लेके ही आएंगे। मैं एक बार कहता हूँ कि भारत रत्न ले ले, भारत का पीछा छोड़, भारत रत्न ले ले भाई, पीछा छोड़ दे। मैंने क्या संविधान और लोकतंत्र को बख्श दे। आशीष जी, ये एक व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी की कमी होती है। कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि बिना अवार्ड के ही वो जनमान्य होते हैं, और कुछ लोगों को अपने आप को मान्यता दिलवाने के लिए अवार्ड लेने होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो गली गली घूम के छोटे छोटे देशों में भी जाके सम्मान करवा रहे हैं अपना, और यहाँ पे कहते कि वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला, वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। सवाल एंडोर्समेंट वहां से मत करो। घाना की जनता आपको जय जयकार कर रही है, उससे कोई मायना नहीं रखता। सवाल यह है कि मेरे यहाँ का किसान क्या कह रहा है, मेरे यहाँ का मजदूर क्या कह रहा है, मेरे यहाँ का बेरोजगार युवक क्या कह रहा है, मेरे यहाँ का आदिवासी क्या कह रहा है, मेरे यहाँ का पिछड़ा क्या कह रहा है। जिस दिन वो आपको सम्मानीय मानेंगे, आपको विश्व के किसी भी देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं। ये भारत अपने आप में इतना बड़ा देश है। महात्मा गांधी को कौन सा नोबेल मिला, हाँ, कौन सा पद्मश्री मिला, कौन सा महात्मा गांधी, आज विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां महात्मा गांधी का स्टैचू नहीं है और उनके नाम से मार्ग नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी को जो मिला वो इस देश ने दिया। इस देश ने उनको बापू बनाया, इस देश ने उनको राष्ट्रपिता बनाया, एक राष्ट्रपिता की उपाधि दी, और पूरा विश्व उनको मानने लगा। पहले अपने अपने देश में तो करिए। यहाँ पे तो आपने इतनी गंदगी करके रखी है, यहाँ आप लोगों को फेस नहीं कर सकते। आप यहाँ वहां भागते हो, आप जगह देखते हो कि मेरी जय जयकार कौन करेगा, मैं वही जाता हूं। एक टोली लेके घूमते हो कि जो जय जयकार करे अपनी। नहीं, जय जयकार पे आज बड़ा खुलासा करेंगे, आप ही के साथ बैठेंगे जय जयकार पे। इस जय जयकार की हम पोल खोलेंगे कि जय जयकार फर्जी है। इस जय जयकार फर्जी आज दिखाएंगे, हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, इसी कार्यक्रम में वादा कर रहे हैं। चलते हैं, चलते चलते जब 2 बाइटें आई हैं, वो बाइटें सुनवा दीजिए फटाफट। अंचल के लोग बाढ़ के हालात और परिस्थिति पर जिस तरह से हम लोगों को तकलीफ और परेशानी देने का काम करे, उसके विरोध में नरपतगंज स्टेशन पर हमने बंद करने का काम किया है। इसके बाद हम एनएच को बंद करने का काम करेंगे। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के आह्वान पर पोर्टबंदी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम हम लोग करने का काम किया, और इसी तरह ये विरोध तब तक रहेगा जब तक सुधार करने का काम नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम बोले तो ऊपर। ये देखा आपने, अभी हमें इजाजत दीजिए और हम 10 से 12 मिनट का एक कार्यक्रम फटाक से अभी लेके आएंगे आपके साथ तत्काल। और बिहार से सीधा चलेंगे गुजरात, जिस गुजरात में सब कुछ लटका हुआ है बीच में टूट करके। 9 लोग मर गए हैं, 9 लोग। पुल बीच से ही टूट गया, अभी भी ट्रक आधा लटका हुआ है उस, 9 लोग मर गए। ये गुजरात मॉडल है, जिस गुजरात मॉडल का झांसा देकर के 11 साल से आपके ऊपर चक्की चलाई जा रही है। वही चक्की जो फडणवीस बताए थे कि अजित पवार पीसिंग बगल में बैठते हैं। तो गुजरात, ये गुजरात की खबर बड़ी है, इसलिए कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जिस गुजरात में सबसे ज्यादा भाजपा ने राज किया है, उस गुजरात मॉडल को लेकर के पूरे देश के सामने आए थे। उस गुजरात में मोरबी से लेकर कितने, यानी वो गुजरात इस देश में सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। इतना जर्जर कर दिया है, इतना जर्जर कर दिया है। 42 साल पुराना पुल था, यानी 42 साल पुराना मतलब कांग्रेस के समय बना रहा।
उस गुजरात को खोखला और जर्जर क्या बना दिया है मोदी ने। सिर्फ और सिर्फ वो सफेद और हरे कपड़े लगा करके विदेशियों को घुमा दो, वो साबरमती का रिवर फ्रंट दिखा दो, झूला झूला दो, सिर्फ वहीं तक गुजरात है क्या? गुजरातियों ने अपने उद्यम से जो कमाया था, क्या उसे भी नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया है मोदी ने। गुजरातियों को बुरा लगेगा, लेकिन ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 10 मिनट के लिए ही मात्र। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, नमस्कार।